खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक। मैं हूं शहजाद रजा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस्लामी ममालिक के सुफरा से मुलाकात की और उसका मकसद ये था कि तौहीन रसालत के मामले पर जो मगरबी दुनिया में बहुत सारी बदगुमानियाँ पाई जाती हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, एक मुश्तरका लाएअमल कैसे बनाया जा सकता है। आपको यकीनन मालूम होगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने एक करारदाद जो है वो मंजूर की है और उसमें यह कहा है कि पाकिस्तान को जो GSP+ स्टेटस दिया हुआ था उसको रिव्यू किया जाए। ये पाकिस्तान की जो तिजारत है उसके हवाले से पाकिस्तान को बहुत सारी कंसेशंस इसमें मिली थी और ये उन ममालिक को दी जाती हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक हों। चंद ममालिक हैं जिनके पास ये फैसिलिटी है और उन्होंने ये जवाब बनाया कि पाकिस्तान में शायद मजहबी आज़ादी नहीं है या अक़लियतों के साथ कोई सलूक ठीक नहीं होता। इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को जो ये सहूलियात दी हैं इनको रिव्यू करें। अभी वो GSP+ स्टेटस पे कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। ये पाकिस्तान को पिछले साल जो पाकिस्तान को 3 साल के लिए एक्सटेंड हुआ था, 2022 तक पाकिस्तान ये फैसिलिटी इंजॉय कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कोई बाइंडिंग भी नहीं है। यूरोपियन यूनियन अगर चाहे तो उसको मुस्तरद भी कर सकती है। पाकिस्तान कैसे अपना केस प्रेजेंट करता है इस पर। इससे पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की थी जिसमें वो फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से, और इस पर पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था कि जैसे फ्रांस ने या फ्रांस की हुकूमत ने जैसे एक इम्प्रेशन गया कि सरपरस्ती की उन लोगों की कि जो तौहीन रसालत के जैसे घिनौने जुर्म में या आप उसको गुनाह कह लें उसमें मुर्तकब पाए गए, मुलव्वस पाए गए। लेकिन वो भी जो पाकिस्तानी पार्लियामान की जो रेजोल्यूशन है वो भी हुकूमत वक्त पर बाइंडिंग नहीं है। अगर हुकूमत चाहे तो रियासती मुफाद के तहत कोई भी फैसला उस पर कर सकती है। सवाल ये है कि पाकिस्तान ही को सिंगल आउट आप यहाँ पे क्यों करते हैं? अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ कवानीन ऐसे हैं जिससे अक़लियतों के साथ जो सलूक है वो नारवा रखा जाता है तो ये दुरुस्त बात नहीं है। अगर मुकद्दस मकामात, मुकद्दस शख्सियात का जिक्र करें हम, जो आर्टिकल 290 और उसके आगे ख़ास तौर पे आर्टिकल 295C की जब हम बात करते हैं तो उसमें खाली इस्लाम की बात नहीं है। अगर आप किसी भी इबादत गाह को सरजमीन पाकिस्तान पर उसकी बेहुरमती करेंगे, उसको पे तोड़ फोड़ करेंगे या कोई भी उनके मजहबी जज्बात को नुकसान पहुंचाएंगे, ठेस पहुंचाएंगे, सो कानून हरकत में आएगा, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। और एक बात बहुत ज़रूरी है ये कहना कि तौहीन रसालत का जो कानून है उसके तहत अगर आप एवरेज निकालें पाकिस्तान में तो ज़्यादा सज़ाएँ या जो लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया उनका ताल्लुक भी दीन इस्लाम से था, वो मुसलमान थे। तो अक़लियतों का जो पाकिस्तान है, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, उनको भी अगर किसी जुर्म में इसमें पकड़ा गया है या सज़ा मिली है या केस चल रहा है या वो जेल में है, सो उनकी तादाद जो है बहुत कम है। तो ये भी बात कोई ऐसी नहीं होती कि ख़ास तौर पे किसी एक कम्युनिटी को पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है। और फिर जैसे इस्लामोफोबिया का बढ़ता हुआ एक रुझान फ्रांस में नज़र आया, इससे पहले आप चले जाएं तो जो नबी करीम के खाके शाया किए डेनमार्क ने और दूसरे ममालिक के अखबारात ने, तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप शख्सी आज़ादी के लिबादे में अगर इस किस्म की हरकत करेंगे तो अरबों जो मुसलमान इस दुनिया में बसते हैं उनके जज्बात को ठेस पहुँचेगी और यकीनन इस पर भी कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई, कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए। इस तमाम बातों पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर नजमुत साकिब साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। सोहेल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से ताल्लुक़ है, हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। सेनेटर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हजरात की इजाज़त से अगर सेनेटर साहब से मैं आगाज़ करूँ, हमसे थोड़ा दूर बैठे हैं। सेनेटर साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि आज जो ये मुलाकात की वज़ीर आज़म ने और फिर ये कल जैसे करारदाद आई और सारी बातें, तो हमारी तो एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन है इस वक्त। ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम तो इस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये बात तो तय है। लेकिन हमने दूसरे जो लोग हैं, दूसरे ममालिक हैं, उनको बावर भी कराना है कि हम ये बात जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, आप इसको समझें। तो वो समझाने के लिए क्या चीज़ आप समझते हैं दरकार है? ये इस किस्म की जो मुलाकातें हैं ये कितनी इसमें आप समझते हैं फ़ायदेमंद साबित होंगी? थैंक यू सो मच शहजाद साहब। देखिए शहजाद साहब, मेरे ख्याल में तो जो प्राइम मिनिस्टर ने जब कौम से खिताब किया था आज से तकरीबन कोई 2-1 हफ्ते पहले, जब एक इशू बना था इसी फ्रांस के इशू के हवाले से, सफीर के हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कहा था कि इसको हैंडल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। और उस हवाले से उन्होंने ये इशारा किया था कि ये जो दुनिया, खासतौर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोप की तरफ इशारा किया था कि वो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे।
वो रेपरकशन जिसके आएंगे। सो उसका उनका जो नजरिया था कि इसको लेके जाने का, इस पूरे सिलसिले को, कि हमारी जो एक मोहब्बत है, हमारा जो एक उनका रिश्ता है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले जी से, बिल्कुल। उसको उसको जिस तरीके से डिफेंड करना है, शायद उसको इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए जैसा ये लोग समझ रहे हैं कि ये बेहतरीन तरीका हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें पहले जो मुस्लिम उम्मा के जितने ममालिक के कंट्रीज के हेड्स हैं, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान भी है, जिसमें तुर्की के हैं, जिसमें मलेशिया के हैं, उनसे कांटेक्ट किया जाए और एक मैस मूवमेंट चलाई जाए पूरी दुनिया में, ताकि हमारी जो सोच है वो एक यकजा एक पैनल पे, एक प्लेटफॉर्म पे आए और दुनिया को फिर हमें ट्रीट करने में एक वो ना, उनको भी एक पता लगना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान जब किसी को थ्रेट करेगा फ्रांस को कि भाई तुम लोगों ने आइंदा के बाद अगर फ्रांस में अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से ये खाके या तुमने कार्टून शाये किए तो हम तुम्हारे से ये कर देंगे, इसको कौन कितना सीरियस लेगा? हाँ, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या 5-7 बड़े जो मुल्क हैं जब वो इकट्ठे होकर इस बात को रेस करेंगे तो शायद एक थ्रेटन फील होगा। अभी जीएसपी प्लस का जो है, अगर आपने गौर से देखा हो तो परसों एक तकरीर बहुत वायरल हुई थी, जिन साहब ने तकरीर की, उसने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पूरा हिट किया था। उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहूदियों का जो कत्लेआम था, हॉलोकॉस्ट था, वो उसकी सेंसिटिविटी को, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर उनके नबी पाक के जो कार्टून या उनके जो खाके छापते हैं उसके हवाले से उनकी तकलीफ और उन यहूदियों की तकलीफ बराबर है। वो कह रहे थे कि ये इमरान खान का गलत नजरिया है। उन्होंने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर पर हिट किया और कहा इस वजह से हम जीएसपी प्लस को विड्रॉ करना चाहिए। अब जीएसपी प्लस का जो आइडिया है ये 9 ममालिक के साथ है। जीएसपी में तो तकरीबन 25-30 ममालिक हो सकते हैं, 9 ममालिक है और टोटल सालाना ट्रेड जो हमारी जीएसपी प्लस के अंडर टेक्सटाइल में आती है वो तकरीबन 5.6 अरब डॉलर के करीब आती है। तो उनको पता था कि ये वो जगह है जिसपे हमें तकलीफ होगी और उन्होंने उसी जगह पे अटैक किया। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने आज तमाम सुफरा को बुलाया, उनसे बात की, उनको अपने इश्यूज से, अपनी रिजर्वेशन से आगाह किया और उनको कहा कि अपने अपने ममालिक में अपने हुक्मरानों को बताएं कि ये इशू कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है और इस्लामोफोबिया का जो एक माहौल जो क्रिएट हो रहा है या उसके इस्लामोफोबिया के एक जो एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है हमारे इस वक्त पूरी दुनिया में, उसको हैंडल करने के लिए कॉमन अच्छा, ग्राउंड चाहिए। एक बात सेनेटर साहब, एक बात फिर आगे बढ़ता हूँ, वो ये कि हमारी पार्लियामान ने करारदाद पास की, लेकिन अगेन बात वही है कि ये कोई बाइंडिंग नहीं है। हुकूमत अपने रियासती या आवाम के मफाद में कोई भी फैसला कर सकती है। और आपने सही कहा कि जिस तरीके का एहतजाज पाकिस्तान में हुआ उससे फ्रांस को तो शायद कोई असर पड़ा ना हो, हम उल्टा हमारा नुकसान हो गया और शायद हम ये इंप्रेशन देने में सही तौर पर कामयाब नहीं हुए कि हमें कन्वे कैसे करना है कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो बैरूनी जो दुनिया है वहां से। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया को शायद वो मैसेज उस तरह कन्वे नहीं जिस अब प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदीया जा रहे हैं, वहाँ यकीनन एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी, वहां पे भी डिस्कशन होगी। और फिर आपको शायद याद हो अगर ओआईसी में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली स्पीच की थी, आज से तकरीबन 2 साल पुरानी बात है, मुझे उसका लफ्ज ब लफ्ज याद है। तो उन्होंने कहा था कि मैंने जिंदगी भर इसका इंतजार किया है कि मैं कभी इस प्लेटफॉर्म पे आके, इस सीट पे बैठ के इस पूरी दुनिया को ओआईसी के प्लेटफॉर्म से बावर कराऊंगा कि हम मुसलमान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से कितना की इश्क करते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा था कि शायद इस्लामी जो उम्मा है, हमारी मुस्लिम उम्मा है, वो दुनिया को ये बावर कराने में नाकाम हुई है। एग्जैक्ट लफ्ज कहा था। क्यों? उन्होंने कहा कि हमने कभी कॉमन ग्राउंड नहीं लिया, हमने कभी यकशा होके यूनिफाइड होके मैसेज कन्वे नहीं किया। मैं वापस आता हूं आपकी जानिब। एम्बेसडर साहब ये फरमाइएगा कि एक उन्होंने करारदाद पास की, इसका अगला स्टेप्स जरा बता दें और फिर ये कि ऑब्वियसली हमें कन्वे होगा फॉर्मली और हम कोई ना कोई उनको जवाब भी देंगे, तो फिर क्या चीज़ उसमें हमें करनी होगी। देखिए, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज मुलाकात की है ना, ये समझिए कि इस करारदाद के जवाब का पहला कदम है। अब देखना इस वैसे तो बड़ी डिटेल है, मैं आपको पूरा जीएसपी प्लस का और यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में बता सकता हूँ, यूरोपियन यूनियन कैसे शुरू हुई, फ्रांस उसका मेन वो है यानी जर्मनी वगैरह, और अब ये मसला जो है यूरोपियन यूनियन में जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि इस करारदाद में जिसको कि अडॉप्ट किया और यानी पार्लियामेंट ने, कि इसमें कितनी जान है। हमें इस वक्त देखना ये है कि हमने करना क्या है, क्योंकि जहाँ तक नामूस रिसालत की बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ तक ब्लास्फेमी लॉ का ताल्लुक है, जहाँ तक वो तमाम कवानीन जो पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं, प्रोमलगेट हुए हुए हैं, उनको हमने नहीं छेड़ना। दूसरी तरफ हमने ये देखना है कि ये जो आ पड़ी है एक आफत हम पे, ये यानी जीएसपी प्लस में, और उसमें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी बैठ जाएगी खुदा न खास्ता अगर ये वापस होता है। और ये चंद सिर्फ ममालिक हैं, जिस तरह फिलीपींस है, श्रीलंका है, उसमें केप वर्दे है, ये बोलीविया वगैरह, उसमें पाकिस्तान शामिल है।
अब वो तमाम बिजनेसमैनों का अगर आप सोचें तो वो तो इस वक्त उनकी तो रातों की नींद उड़ गई है, जो कि आज से 10 साल 20 साल बाद सोच रहे हैं अब करना क्या है। मेरे ख्याल में जो प्राइम मिनिस्टर ने आज मुलाकात की है उसमें उनका जो मुझे हिंट मिला है एज अ डिप्लोमेट वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि इस चीज़ का इस्लामिक और मुस्लिम फोरम पे पहले खुद इत्तेहाद किया जाए और एक आवाज़ बनाई जाए और उसके बाद बात की जाए यूरोप के साथ या यूरोपियन यूनियन के साथ। अब इसमें बदकिस्मती हमारी ये रही, अगर आप मुझे इजाज़त दें, इकबाल का एक शेर है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशकर। अब इसको लोग आमतौर पे गलत पढ़ते हैं कि एक हूं मुस्लिम के मैं कल्लैया, ऐसा नहीं है। उस वक्त जब इकबाल ने ये बात की तो उस वक्त भी मुसलमान इकट्ठे नहीं थे। देखिए, आप अगर इकट्ठे हो जाते हैं, और मैं तो दुआ करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये जो मकसद है ये पूरा हो कि कम से कम OIC के फोरम पे जहां पे 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक हैं वो इकट्ठे हों और वो इस्लामोफोबिया के बारे में जिस तरह है कि एक बाकायदा तौर पे ना सिर्फ ये कि रेजोल्यूशन पास हो, हम इत्तेहाद करके बात करें कि भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है और मुसलमान इसके बारे में यक आवाज हैं। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि काश मैं समझा सकूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो उनसे हमें कितनी मोहब्बत, या सही लफ्ज वैसे अकीदत है कि कितनी अकीदत है। अब आप इसको कैसे समझाएंगे, क्योंकि जो मुसलमान इंडोनेशिया में है उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, जो सऊदी अरेबिया में है मुसलमान उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, जो इस वक्त युगेंडा में मुसलमान हैं वो टोटली डिफरेंटली देखते हैं। अब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ये उसकी कॉन्ट्रडिक्शन है। यूं समझिए कि ये जो फ्रांस वाला वाकया शुरू हुआ है ना, जिस तरह खुदा न खास्ता एक शख्स को यरकान भी हो जाए और उसको शुगर भी हो, कि एक तरफ आपने चीनी देनी है और दूसरी तरफ चीनी से परहेज है, तो इस सूरत में बड़ा ज्यादा जरूरी है कि सोच विचार करके एक लाहेअमल बनाया जाए और किसी ऐसे तरीके से, मसलन मैं ये चाहूंगा कि इस वक्त बजाय इसके कि हम जिस तरह फॉरेन ऑफिस ने बयान दिया, एक सवाल है सर, सॉरी टू कट, एक सवाल है। इस्लामोफोबिया हम सब जानते हैं कि मुश्तरका इशू है हमारा, सबके लिए चैलेंज है, चाहे वो सऊदी अरब हो या मलेशिया हो या तुर्की हो या पाकिस्तान हो या कतर हो, सारे ममालिक। जब बात आती है, पाकिस्तान ने किरदार अदा करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने कोशिश की कि सारे ममालिक साथ बैठ के इस पर कोई हल निकालें, लेकिन कुछ ममालिक के अपने अपने इशूज़ हैं, रिजर्वेशंस हैं, आपस की शायद मुखालफत भी है, कुछ शायद उनको खौफ है कि भाई हमसे आगे ना निकल जाएं, हमें कुछ टेक ओवर टाइप की चीज़ जो है कुछ तंजीमों पे, तो फिर पाकिस्तान उसमें क्या कर सकता है? हम तो खुद फंसे हुए हैं बहुत सारे मसाइल में। यही तो वो समस्या है, यही तो वो मसला, आपने बिल्कुल ठीक इशारा किया। देखिए, ईरान भी बैठा हुआ है उसमें OIC में और सऊदी अरेबिया भी है। अब उनके आपस के फिरके से लेके और उनके मसाइल और वो हुटीज और वो यमन और वो फलाना और ढमकाना, अब उसमें ये होता है कि जब सियासत बीच में आती है मजहब के तो मसाइल पैदा होते हैं। और ये मसला जो है, फ्रांस को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहां पे ब्लास्फेमी लॉ ये कोई आज हुए हैं। इस वक्त मसला क्या है, उन्होंने दिल पे ले लिया बात कि हमारे एम्बेसडर को आप कैसे कह सकते हैं, और अगर हमारे एम्बेसडर को कहेंगे तो हम पूरी यूरोपियन यूनियन को इकट्ठा करके। अब जब सियासत पे अब मैदान में आपने डील करना है तो वो तो आपको उसके लिए तरीकाकार शहजाद तो आपके ख्याल में सर ये जो हमारी पार्लियामान में करारदाद पास हुई उसका रिएक्शन है? ये मेरे ख्याल में ये ओवरऑल रिएक्शन है, और इसमें जो इन्होंने डाला है ना, ये शगुफ्ता का नाम और एमैनुअल का नाम और वो जो बच्चों के नाम, और फिर उन्होंने पूरे का पूरा जो ब्लास्फेमी लॉ है उसको इस रेजोल्यूशन में बाकायदा तौर पे बताया, जी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब उसको उन्होंने कनेक्ट किया है कि जिस बेसिस पे आपको GSP+ मिला था, जिस बेसिस पे मिला था उसमें यह था कि ये 27 कन्वेंशन हैं इन पे आपने, और आप उन कन्वेंशन पे अमल नहीं कर रहे। ये काम ये इस वक्त जो है मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम है जो प्राइम मिनिस्टर ने आज लिया है। अब देखना सिर्फ ये है कि मुस्लिम ममालिक इस ऑफर का जवाब क्या देते हैं। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब ये फरमाइए कि ये करारदाद आई, इस पे जो भी फैसला होगा ये आगे की बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि हम तौहीन रसालत का जो कानून है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने भी बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये कह दिया, तो इसका मतलब है कि हमें तैयार रहना चाहिए कि आगे अगर कोई सख्त वक्त आए इस करारदाद की रोशनी में तो हम तो तैयार रहें, क्योंकि हमारी तो उसमें कोई लचक आने का इम्कान ही नहीं है ना, हमारे तो ईमान का हिस्सा है ये बात।
बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमारा जो है जीना मरना सब जो है हमारे ईमान का हिस्सा है सारा, और इस पे हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन पॉइंट ये है कि हमसे कुछ कोताहियाँ ज़रूर हुई हैं इस इशू की हैंडलिंग में, मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से मामला जो इस नहज तक पहुंचा है। एक तो तहरीक लब्बैक के साथ जो हमारी हैंडलिंग थी गवर्नमेंट की, उसमें बड़ी ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट में भी आए और एक वायलेंस हुआ और काफ़ी जानें भी गई और पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। और उसके बाद हमने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमें चाहिए था कि जब हम पार्लियामेंट में करारदाद ला रहे थे तो हमें उसकी रिपरकशन जो है पहले से उनको कैलकुलेट करना चाहिए था, और हमें चाहिए था कि फौरी तौर पे एक इमरजेंसी क्रिएट करते डिप्लोमेटिक, और अपने जो वेस्ट के अंदर जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स हैं और मिशंस हैं उनको फौरी तौर पे मुतहरक अच्छा, करते, लेकिन पार्लियामान और में तो फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए था वहाँ पे जाते। ठीक, लेकिन सुने गुजारिश सुने कि पार्लियामान में तो बड़ी मतलब ऐसी बातें भी होती हैं, क्योंकि पार्लियामान की प्रोसीडिंग को ना आप किसी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, ना उस पर कोई ऐसी बात पुरस हो सकती है या कि स्पीकर या सेनेट चेयरमैन उसको हज़फ ना कर दे कार्रवाई से। सो पार्लियामान तो ऐसा फोरम है कि खुल के आप अपनी बात कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने गुजारिश की, आप मेरे से इत्तफाक करेंगे, जो पार्लियामान की करारदाद है ये कोई बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। हुकूमत चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना नहीं, करे। एब्सोल्युटली। जब आप कई दिन तक ये मनाजर पूरी दुनिया ने देखे जो हमारे यहाँ तशद्दुद हुआ, वायलेंस हुआ, ये एक बहरहाल एक थिएटर लगा हुआ था पूरी दुनिया में, और दुनिया इसको देख रही थी। हमारे जो दुश्मन है उससे फ़ायदा उठा रहे थे। अब भी तो ये तो उन लोगों को समझाया ना सर जिन्होंने सरकारी निजी इमलाक तबाह की, पुलिस जी वालों को नहीं, मैं शहीद तो किया। किसी मजमूई तौर पे मतलब जो उससे सूरत हाल फ्रांस का क्या नुकसान हुआ, मुझे बता देना कि फ्रांस पे की सेहत पे नहीं, क्या असर पड़ा। एक हर कंट्री की अपनी ग्रेस होती है। मतलब ठीक है, उन्होंने वो उनके कॉन्टेक्स्ट में, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, बस उन्होंने तो इंतहा का गलत काम किया फ्रांस ने। लेकिन हमें ये सोच, तरीकेकार ठीक नहीं था हमारा हमारा। हैंडलिंग जो मैं कह रहा हूँ ना ठीक, इसकी, हमें चाहिए था कि और दूसरा ये जो आप प्राइम चले एक प्राइम सवाल मिनिस्टर साहब ने पूछूं। ये जो स्टेप लिया है जी ये जी, बड़ा मतलब बिल्कुल दुरुस्त लिया है। इसको थोड़ा सा जल्दी लेना चाहिए था मेरे ठीक, ख्याल में। चलें। एक ये हकीकत है कि फ्रांस में इस तरह की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हुई। ये भी हकीकत है कि फ्रांस के सदर ने एक बयान दिया जो कि मुतनाज़ा बयान था। ये भी हमें नज़र आया कि फ्रांस की एक पॉलिसी नज़र आई कि जो एंटी मुस्लिम इन जनरल थी। सो उसको पाकिस्तान समेत कोई भी इस्लामी मुल्क हो जो समझता हो कि उन्होंने गलत किया, किस तरीके से उसको टैकल करना चाहिए था आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में हमें ये चाहिए था कि मुस्लिम दुनिया को यही तरीका था कि हम पहले से सबको इंगेज करते, एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाई जाती ताकि उसका बोझ सब लोग बर्दाश्त करते। अब देखिए ना, हर कंट्रीज के अपने रिलेशन है, अपनी जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है दुनिया में, उसकी अपनी अहमियत है, अपनी इकोनॉमी है, मगरब के साथ अपनी अपनी हर मुल्क की इंगेजमेंट है। तो पाकिस्तान के मतलब अभी इतनी वो तपड़ नहीं है हमारी, ना इकोनॉमी में ना ओवरऑल चीज़ों में, हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। 2005-6 तो में हम पूरी दुनिया को तो लीड नहीं कर सकते। ठीक, 2005-6 में जो डेनिश अखबार ने जो खाके शाया किए, उसके बाद सऊदी अरब ने एक फैसला किया, उन्होंने डेनमार्क की जितनी डेयरी प्रोडक्ट्स थी वो बैन कर दी। उन्हें यकीनन नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में या आपका मैं तज्जिया इस पे चाहूँगा कि यकीनन ऐसा हो कि मौशी तौर पे तो थोड़ा उन्हें जद पड़े ना, जिससे मतलब आपका एक बावकार तरीके से यही तो मैं कह रहा हूँ ना, हमें कोई प्रॉपर एक नी जर्क रिएक्शन के बजाय प्रॉपर कोई स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी चाहिए थी। पूरी मुस्लिम दुनिया को जिस तरह से अब एंगेज किया है, पहले से एंगेज करके तो एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाते। इसका वैसे आपस की बात है, माजरत के साथ मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठेका पाकिस्तान ने लिया है। आज वजीर आजम साहब ने एक इकदाम उठाया, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, इससे पहले भी वो करते रहे। सो बाकी जो 50-52 ममालिक हैं वो क्या कर रहे थे? उनकी हमसे ज्यादा जिम्मेदारी है। हमारी अगर इकोनॉमी को बाकी लोगों के साथ, बाकी जो कंट्रीज के साथ, खासतौर पर जिस तरह आपने कुछ ऐसे ममालिक सऊदी अरब हैं जो बड़े वेल, उनकी इकोनॉमी के इश्यूज नहीं उस तरह के जिस तरह से हम उलझे हुए हैं, और उनकी आवाज भी ज्यादा मजबूत जी आ सकती बिल्कुल। है। और हमें फिर इसी तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान जो इस्लामिक दुनिया है वो पूरी, उसका जो क्या कंट्रीब्यूशन ग्लोब पे क्या है, मतलब उनका जो 24-25% जो पॉपुलेशन है मुस्लिम वर्ल्ड की, उसका जो इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में 8% तकरीबन की कंट्रीब्यूशन। चले मैं वापस आता हूँ, एक वक्फा मुझे लेना है, ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, साथ रहिएगा। أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा ना हो। अब खसारा बस खुदा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है वज़ीर आज़म की आज उस मुलाकात की जो इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों से की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एम्बेसडर नजमुस साकिब साहब, सुहेल चौधरी साहब और सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब ने हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया हुआ है। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि इस्लामोफोबिया पे बड़ी बातें हुई, उसकी तशरीह भी बेतहाशा अंदाज में की गई, पाकिस्तान ने भी उसमें किरदार अदा किया, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन खड़ा ये वहीं पे इस्लामोफोबिया। और फिर जब हम कोई ऐसी बात हमारे मुल्क में हो जाए, जैसे पिछले दिनों कुछ मुजाहरे हुए, तो उसको भी इस्लामोफोबिया से जोड़ देते हैं, कहते हैं कि इंतहा पसंदी है। लेकिन असल बात तो ये है कि आगाज़ जहाँ से होता है, और ये तो उसका रिएक्शन है जो हमें पाकिस्तान में नज़र आता है, लेकिन इस रिएक्शन को चैनलाइज हम कैसे करें कि बाइज्जत तरीके से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएं, कोई नुकसान भी ना हो और उसका कोई असर भी पड़े। देखिए शहजाद साहब, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, उसका इस्लाम या किसी भी मजहब के हवाले से ना जो एक सेंटिमेंट है, उसको देखने का नजरिया बड़ा डिफरेंट है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बारहा ये कहते रह गए कि मैंने क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है, तो मैं इनको समझता हूँ कि वो लोग इस्लाम को या किसी भी मजहब को ना, वो उसको उस नजरिए से देखते नहीं है। वो समझते हैं वो इट्स नॉट अ वे ऑफ लाइफ, वो एक जिंदगी जीने का कोई जरिया नहीं है। वो उनके लिए एक चीज है जो को उनको उनके वालिदैन की तरफ से, उनके वालिदैन की तरफ ट्रांसफर की गई, और वो उसको एक समझते हैं। तो ना उनके मजहब में किसी नबी का या मजहब में खुदा पाक का जो एक असल जो कॉन्सेप्ट है ना जीने का, और वो जो एक अटैचमेंट होती है, उसको मगरिब में कभी नहीं देखा। तो प्राइम मिनिस्टर ये कहते रह गए कि आपको दुनिया को ये बावर कराना पड़ेगा थ्रू एक डायलॉग के जरिए, अपनी वहां पे प्रेजेंस के जरिए, अपने उनको एक्शन के जरिए, अपनी तमाम जिंदगी का एक जो पैरामीटर्स है ना, वो उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक डायलॉग में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कश्मीर के इशू की बात करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर पहली दफा गए थे आज से 1.5 साल पहले यूएन में जाकर उन्होंने तकरीर की थी, तो उस तकरीर में जाकर उन्होंने जिस तरीके से कश्मीर के बारे में बताया था, और वहां पे फिर उन्होंने ये पॉइंट भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कितनी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए मजाक हो सकता है, आप लोगों के लिए वो एक कहते हैं सहाफत की आजादी हो सकती है, मीडिया फ्रीडम हो सकता है, हम उसको इस नजरिए से नहीं देखते। दैट वाज द फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली शायद दुनिया में उम्मत इस्लाम में किसी ने जाके उनको इस तरीके से बावर कराया होगा। और फिर उसके बाद मुझे याद पड़ गया, तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को फोन करके मुबारकबाद पेश की थी कि यार दिस इज हाउ इट वर्क्स प्रॉब्ली, और हमें शायद इससे एक म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ हमें लेके चलना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में देखें, बाद चीजें ऐसी होती कि जैसे आप खुद कह रहे थे कि क्या इसका ठेका पाकिस्तान ने लिया। आई मीन
हमारे जज्बात और बाकी मुस्लिम उम्मा में जज्बात के थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है शायद। अब यही बात अगर सऊदियों से की जाए तो शायद उनको देखने के जरिए डिफरेंट होगा, क्योंकि उनके रिलेशन बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बिल्ट है वहां पे, बहुत ज्यादा वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। हम भी हैं पड़े, हमारे भी वहाँ पे कारोबार है पड़े, लेकिन जिस तरीके से जज्बात हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वो शायद डिफरेंट नहीं। लेकिन ऑन द अदर साइड जो तरीकाकार अख्तियार किया गया इससे पहले भी अपने जज्बात को दिखाने का, वो शायद उतना मुनासिब नहीं था। दुनिया कभी भी उसको नहीं देखेगी। आप जितने ज्यादा तोड़ फोड़ करेंगे, जितने ज्यादा यहाँ तशद्दुद होगा, जितनी चीजें नजर आएंगी आपको, हम दुनिया के वो कहेंगे अच्छा, यार ये तो एक बहुत सवाल है जज्बाती अपना कौम है। सेनेटर साहब, एक सवाल सुन लीजिए। एक तो बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि ये इस किस्म की जो तंजीमें हैं ये जब तशद्दुद करती हैं, इंतहाई गलत बात है और उस कानून के मुताबिक सज़ा भी यकीनन उन्हें मिलनी चाहिए और शायद मिली भी माजी में। सवाल ये है कि इंतहा पसंद अनासर जो हैं, कभी ये कि हमारी पॉलिसी होती है कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको कौमी धारे में शामिल करें ताकि वो भी मतलब एक इंतहा पसंदी को छोड़ के अपना किरदार अदा करें मुल्की और कौमी मफाद में। लेकिन जब यहाँ पे लाने की कोशिश की जाती है तो फिर वो उसका एक और ही कोई चीज़ सामने आ जाती है, तो फिर हम जाएं किधर, क्या फैसला क्या करें? ये जो इंतहा पसंदी की आप बात करें ना, इनके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि इसमें वो थिन मार्जिन सा होता है जिसमें मोहब्बत, और मोहब्बत के साथ फिर उसका अगला लेवल जो आता है ना जिसमें इश्क चला जाता है, वो जब उसमें जाते हैं उसको आइडेंटिफाई बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। और जिस किस्म के आज हम मुआशरे जो वहां पे थोड़ा सा ना बर्दाश्त का अमल जहाँ कम हो जाए ना, इन लाइन्स को आइडेंटिफाई करना उससे ज्यादा मुश्किल है मेरे ख्याल में। जो मैं समझता हूँ और अब मुझे नजर आ रहा है, तो देखिए मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ना, हमारा तो उस्ताद है जिन्हें हमें पॉलिटिक्स में सिखाया, अब मैं अब उनको इस चीज में मुझे समझ लगी कि जिस तरीके से वो जो चीज प्रेडिक्ट कर रहे थे एग्जैक्टली वही हो रहा है। उन्होंने 2 हफ्ते पहले कहा था कि ये आप पे वापस आएंगे और ये हथौड़ा मारेंगे, वो आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल टाइम ये है कि हम सबसे पहले इंटरनेशनल फोरम्स में जाके ये बावर कराएं, और यहाँ पे अपनी सोसाइटी में भी जितने भी हमारा एक पूरा देखें, एक सच अ बिग वर्ड, 200 मतलब 40 मिलियन का लोग मुसलमान मुल्क है जिसमें कम बेस 98% जो है ना मुसलमान बसते हैं। हमें यहाँ पे भी अपने लोगों को शायद आहिस्ता आहिस्ता टीच करना पड़ेगा, और वो टीच ऐसे नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बात करेगा, वो स्कूलों में भी बात होगी, वो जैद उलमा भी बात करेंगे, आपने भी मुफक्किर कहा भी बात करेंगे, वो सेनेटर शुरा साहब, भी बात करेंगे। अभी आपने फिगर कोट की, कि 5 से 6 अरब डॉलर का पाकिस्तान को फायदा होता है स्टेटस की वजह से, जीएसपी प्लस। और दूसरी बात यह कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को इनडायरेक्टली ये भी कहा गया कि जी अगर फ्रांस के सफीर को निकाला जाएगा तो ये भी इम्कान है कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी एम्बेसडर हैं वो खुद एज अ प्रोटेस्ट पाकिस्तान से चले जाएं, पाकिस्तान एक तन्हाई का शिकार हो जाए। फ्रांस के सफीर को निकालना एक सवाल या जो भी एक हिकमत अमली का हिस्सा वो हुकूमत पाकिस्तान ने तय करना है या नहीं करना, लेकिन सवाल ये कि उसको निकालने से फ्रांस की सेहत पे असर क्या पड़ेगा आपके मौक़िफ़ में? या तो वो तब्दीली अपनी ले आएंगे, क्या फ्रांस से जो इस्लामोफोबिया उसका खात्मा हो जाएगा, वहाँ पे जिस किस्म की तौहीन रिसालत के कभी हमें नज़र आती हैं चीज़ें वो आना कम हो जाएंगी, तो नुकसान तो उल्टा हमारा ही होगा। तो इस चीज़ को समझाना कैसे है इन लोगों को? मैं वही कह रहा हूँ कि उसका अब जैसे 5 से 6 अरब डॉलर अपनी जगह पे, अब जैसे ये जो अम्बेसडर साहब कह रहे थे अभी नजम साहब कि जी 27 उनकी ट्रीटीज है, कन्वेंशन है जो कि उन्होंने वादे की हुई है कि आपको इनको फॉलो करना है। अगर अब वो कहते हैं ना वो आटा खिलती और मानती क्यों नहीं है, मतलब अगर वो करने पे आए तो 27 में से किसी एक को भी हमारे खिलाफ करके ये विड्रॉ कर लेंगे, तो एट द एंड जब ये सारा इकोनॉमिक शट डाउन हो जाएगा, यूरोप के साथ एम्बेसडर्स मूव कर जाएंगे, एट द एंड नुकसान तो हमारा होना है। लेकिन मेरा पॉइंट ये कि क्या उससे फ्रांस रुकेगा? मोस्ट लाइकली नहीं। उसके लिए हमें बहुत सारे और काम भी करने पड़ेंगे जो कि पैरेलल चलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि एज अ सोसाइटी शायद मूव करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा डिप्लोमेटिकली हमारे डिप्लोमेट्स को अपने अपने जहां जिन जिन ममालिक में बैठे हैं, जो दुनिया में 180 के करीब ममालिक है, वहां हमारी एम्बेसीज को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। हमारे जैद उलमा जो हमारे जो मुफक्किर है उनको यहाँ पे सोसाइटी में मस्जिदों में वो रोल प्ले करना पड़ेगा। हमारे टीचर्स को बात करनी पड़ेगी। सोसाइटी को अपने आप को थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा और लोगों दुनिया को बावर कराने के लिए एक यूनिफाइड एक पिक्चर नजर आए कि एज अ सोसाइटी हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कि आप लोग इन दोबारा चीजों में दोबारा अगर जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे हो सकता है। ठीक, एम्बेसडर साहब, ये जो करारदाद, इसके पीछे जो मुहर्रिकात, क्या समझते हैं आपके? क्या फ्रांस में बैठी हुई किसी तंजीम को, उधर की उनकी हुकूमत को, या यूरोपियन यूनियन के किसी मुल्क को इतनी ज़्यादा मोहब्बत है पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी बसते हैं उनके साथ कि जी अगर पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है उसमें से 5, 6, 7 या 10 या 1000 वाक़यात आ जाते हैं सामने जो कि नहीं होने चाहिए, गलत किसी भी किस्म के, तो फिर क्या वो ये समझते हैं, इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि कल जैसे उनको फ्रांस की या बेल्जियम की नेशनैलिटी दे देंगे? अगर आप शहजाद वो रेजोल्यूशन पढ़े ना तो आपको थोड़ी देर के लिए हंसी भी आएगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जितनी बातें उस रेजोल्यूशन में लिखी हैं ब्लास्फेमी लॉ के बारे में, माइनॉरिटीज़ के, आपके अक़लियतों के हकूक़ के बारे में,
वो कोई आज नहीं हुआ। फर्ज करें कि जिन लोगों का उन्होंने कहा जी ये लोग जेल में हैं और इन पे मुकदमात नहीं चल रहे और फलाने को फांसी दे दी, फलाने को ये कर दिया। होता यूं है कि ये एक इंसानी फितरत है। आप एक फैसला करते हैं उसूली कि भाई फलां शख्स को हमने सजा देनी है या फलां मुल्क के खिलाफ हमने कुछ करना है, और उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। मसलन इस सिलसिले में कि हमारे एम्बेसडर की, हमारे सिफारतकार की, हमारे सिफारत खाने की, हमारी साख को नुकसान पहुंचा है कि आप एक अंदरूनी मामले को लेते हुए आप कह रहे हैं कि यानी हम कोई सड़क पे बैठे हुए हैं। अब यहां पे एक फैसला होता है, और जब इस तरह का फैसला हो जाए शहजाद, तो फिर कीड़े निकालने तो बड़े आसान होते हैं। ये कोई कल तो नहीं हुआ ये सारा कुछ। इसका मतलब ये है कि देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई, और उसमें हमने ये देखना है कि इस वक्त पाकिस्तान ने करना क्या है। खुशी की एक दो बातें आपको बताऊं। MBS की जो ये इन्होंने दावत दी है, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जा रहे हैं। देखिए OIC में और मुस्लिम ममालिक में सऊदी अरेबिया का अपना एक बड़ा ख़ास मकाम है। ट्रू। मदीना मुनव्वरा वहाँ पे है, मक्का मुअज़्ज़मा वहाँ पे है, और वैसे भी उनकी इकॉनमी जिस तरह सुहेल साहब अभी कह रहे थे बड़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, और वो बड़ी OIC में एक स्ट्रॉन्गेस्ट अगर आप किसी को कहें आवाज़ को तो वो सऊदी अरेबिया की है। मुझे लगता है कि आज जो सफ़ीरों से मुलाकात की है, एक तो हम इसका इंतज़ार करते हैं कि बाकी इस्लामी ममालिक, बाकी मुस्लिम ममालिक इस पर क्या रद्द अमल देते हैं। क्या इत्तेहाद के लिए काफ़ी है, क्या इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। दूसरा, ये जो अभी दौरा हो रहा है ये बड़ा अहम है। इसमें जाहिर है कि उन $3 बिलियन की भी बात होगी। इसमें ईरान और सऊदी अरेबिया के बाहमी ताल्लुकात पे जो सूरत हाल है उस पर भी बात होगी। इसमें सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उन पे भी बात होगी। लेकिन ये जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ क्या करना है इस पे, और ख़ास तौर पे ये जो अभी फ्रांस का GSP का, अब मेरे लिए बड़ा अहम होगा कि सऊदी अरेबिया से क्या जवाब आता है। क्योंकि मेरा प्राइम मिनिस्टर तो ये कह रहा है कि जी आ जाएं, तैयार हो जाएं, सब मिल के करते हैं। और आपने जो वक्फे से पहले बात की कि क्या हमने ठेका लिया हुआ है, ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि कम से कम मुझे 35 साल की सर्विस में समझ नहीं आया। सऊदी अरेबिया मुसलमान है और इसके अलावा 50, 52, 56 के करीब मुमालिक हैं जो OIC में बैठते हैं। अब अगर कोई चीज होती है तो उसको पाकिस्तान में किस तरीके से लिया जाता है। इसको मैं दोबारा एक सवाल को जरा थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे मामलात की मजम्मत करता है, बढ़ चढ़ के करता है, कोशिश भी करता है, लेकिन जिन ममालिक का आप तस्करा कर रहे हैं, हमारे इस्लामी बरादर ममालिक हैं, उनकी जानिब से इस किस्म का रद्द अमल देखने में नहीं आता। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि बावजूद इसके कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत हैं, उनके हो सकता है सफारती ताल्लुकात भी उन लोगों से ज़्यादा बेहतर हों, अच्छे हों, लेकिन फिर भी वो रद्द अमल देने से कासिर होते हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहली उसकी वजह यह है कि मेरे पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं, उनकी अकीदत का जो लेवल है मेरे नबी के साथ, वो मैंने कम से कम, मैं 5 बर्रे आज़मों में रहा हूँ, मैंने बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में रह के देखा है, चाहे वो जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो, कोई त्यौहार हो, कोई वगैरह वगैरह। मुझे एक अजीब बात आपको बताऊं, आपके इल्म में शायद इजाफा हो, कि मेरे पाकिस्तान में जो मुसलमान है उसकी अकीदत मेरे नबी के साथ जो है वो मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। तो पहली वजह तो ये है कि हम इसलिए ज्यादा रिएक्शनरी हो जाते हैं। दूसरा, गलती उसमें है कि आपका तरीका कार मुख्तलिफ है। आपने इजहार करना है। मेरे नबी के जमाने में बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए जिसमें कि मेरे नबी ने बड़े तहम्मुल के साथ, बिल्कुल उसका हम में तहम्मुल मिजाजी की जरूरत है और थोड़ी बुर्दबारी की जरूरत है कि हम उसको देखें कि यार अपनी मोहब्बत। मुझे याद है मैं कनाडा में था उस वक्त जबकि लाहौर मॉल पे एक जुलूस निकला, और वो जुलूस ये था कि कौन कहता है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो वायलेंट है, और उसमें टायर जलाए जा रहे हैं और उसमें गाड़ियों पे, शीशों पे जो है वो। अब सवाल ये है कि एक चीज दूसरी चीज का रद्द है, दूसरी चीज की रद्द है। आपने ये, और सफारतकारों का ऑफ कोर्स इस वक्त जो आपको मैं बताऊं, आपके ब्रसल्स में जो कि यानी यूरोपियन यूनियन, आपके UK में, और इसके अलावा जितने भी आपके यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं, उनके जो सफीर हैं वो दिन रात इस वक्त लगे हुए हैं, उनको उनका काम दे दिया गया। एक चीज मेरे ख्याल में ये जो GSP+ का मामला है ना, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को और हुकूमत वक्त को अपने जो अफेक्टेड होने वाले बिजनेसमैन हैं उनको बीच में शामिल करना चाहिए। एक मीटिंग उनके साथ भी जरूरी है। वो क्यों? वो इसलिए कि इनके कॉन्टैक्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन में। ठीक।
अगर फ्रांस के बिजनेसमैन या फ्रांस के इनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो अपनी हुकूमत से कहते हैं कि भाई इसको आप सियासत को जो है वो सियासत तक रखें, सिफारतकारी को सिफारतकारी तक रखें, तो मेरे ख्याल में बिजनेसमैन के साथ प्रोमिनेंट बिजनेसमैन जो टेक्सटाइल में खास तौर पे हैं और जो यूरोपियन यूनियन में करते हैं उनके साथ भी करने से फायदा हो सकता है। ठीक, चौधरी साहब ये ज़रा फरमाइए कि अभी वज़ीर आज़म का जो दौरा है सऊदी अरब का, बड़ा अहमियत का हमने इस पे, आपने भी इस पे इज़हार ख्याल किया। मैं चाहूँगा कि वहाँ से जो भी मुश्तरका इलाहा-ए-अमल या मुश्तरका बयान जो भी जारी हो इस अहम मुलाकात के बाद, वो क्या होना चाहिए, क्या क्या उसमें चीज़ें आप समझते हैं कि मुनासिब होगा कि शामिल हों? इस्लामोफोबिया का जिक्र हम समझते हैं यकीनन उसमें होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो एक ब्लॉक बनाने की बात है, इकट्ठा मुआशी तौर पे इस्लामी ममालिक को खड़ा करने की बात है, और क्या चीज़ें आप समझते हैं इसमें ज़रूरी हैं? देखिए जी, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी तो नहीं इस हवाले से कि हम कोई इन पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी लॉबिंग कर सकें सारे उम्मा जो है मिल के, क्योंकि उम्मा जो है कम से कम आपस में तो इकट्ठे हो मेरा सकते ख्याल है हैं। बायलैटरल जो इस विजिट की जो इंपॉर्टेंस होगी Bilateral वो इसकी सबसे ज्यादा बायलैटरल होगी, क्योंकि आपने हमारे कश्मीर का जो है वो देख लिया कि वहाँ पे ओआईसी ने क्या रोल ठीक, प्ले किया। ठीक, तो ठीक। मैं एज ए जर्नलिस्ट चलें। एक्सपीरियंस है कि आई डोंट चलें, एक्सपेक्ट ठीक। लेकिन बायलैटरली इसकी बायलैटरल इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगी। चलें, और वक्त सऊदी वक्त अरब हमारे वक्त लिए- ज़रा थोड़ा है, ज़रा मैं वापस एक सवाल ऑन अब्बास साहब से करके आपके हमारे साथ। लिए एक अच्छी लॉबिंग भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इसमें हमें सैल्वेज कर सकता है। बिल्कुल ठीक। ऑन अब्बास साहब ये बता दीजिए, ये सवाल जो मैंने किया चौधरी साहब से कि क्या इसकी अहमियत है, क्या एक्सपेक्ट करें हम इस अहम मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म और क्राउन प्रिंस के माबैन जो होने जा रही है? मैं थोड़ा सा इनसे डिसएग्री कर जाऊंगा सर से। उसकी वजह से ये है कि हर जो मीटिंग होती है, जो मुलाकात या जो दौरा होता है, उसमें से शायद एंड के ऊपर कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन एक मुत्तफिक का एक जो है ना वो एक रेजोल्यूशन आती होती है, एक स्टेटमेंट आती होती है जो कि बहुत स्ट्रांग जाती होती है। सो अगर एट द एंड जब दो मुमलिकत के जो मिलेंगे, हेड ऑफ द स्टेट मिलेंगे, सऊदी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, तो एंड के ऊपर एक जो रेजोल्यूशन आएगी, जो स्टेटमेंट आएगी, वो यकीनन ये होगी कि इस्लाम एक ऐसा यकीनन मजहब है जिसके रहने वाले या जिसके मानने वाले अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के वाले से बहुत ज्यादा जो है ना वो सेंसिटिव है। तो इस तरह की दो चार जो लाइंस हैं, जब वो जाएंगे इंटरनेशनल मीडिया में, जब वो CNN पे चलेगा, BBC पे जाएगा, एक वाइब जरूर क्रिएट होगी अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, ये जो छोटी छोटी फिर वाइब्स होती है, इसका रिजल्ट भी नहीं निकलता। उसका वाइब का शायद वेस्ट में जाएगा, शायद वो मलेशिया में देखेंगे, इंडोनेशिया में एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। एक जब डिस्कशन स्टार्ट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो लहरें वो बहुत दूर तक जाती होती है। तो आई एम श्योर इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। आप पहली मुलाकात में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फॉरेन ओआईसी इजलास बुलाएगी और फ्रांस का बाइकाट कर देगी, ऐसा नहीं होने लगेगा। लेकिन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा, एम्बेसडर्स मिलेंगे, फॉरेन मिनिस्टर्स मिलना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं कोई मीटिंग होगी, तो थिंग्स वुड बी डिफरेंट। यकीनन 1970 वाला माहौल तो पैदा नहीं हो सकता जिसपे नजम साहब शायद बेहतर वो कमेंट कर सके, लेकिन क्योंकि अब इकोनॉमिक इशूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक वेव जरूर क्रिएट होगी। आई एम श्योर कि उसके जो असरात है वो आने वाले दिनों में ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। सर बिल्कुल ठीक। योर टेक ऑन दिस एम्बेसडर साहब? इसमें मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब कोई क्राइसिस आता है, और ये वाकई एक क्राइसिस है, अगर आप इसको सिफारती तौर पे देखें, आप इसको सियासी तौर पे देखें, और मुआशी और ख़ास तौर पे तिजारत के हवाले से और एक्सपोर्ट्स के हवाले से, ये वाकई एक क्राइसिस है। तो हमने तो यही सीखा है कि जब क्राइसिस आता है तो एक चीज़ आपने नहीं करनी, बात जो करना है वो तो बाद की बात है, जो नहीं करनी वो ये है कि पैनिक नहीं होना। आपने पैनिक नहीं होना, और उसके लिए थोड़ा सब्र तहम्मुल की ज़रूरत है, जो कि मुझे आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब फरमा रहे थे तो मुझे नज़र आया कि वो सब्र तहम्मुल उनमें है। लेकिन एकदम से ये तवक्को रखना कि सारे मुमालिक पाकिस्तान को लब्बैक कहते हुए आ जाएंगे और वो खड़े हो जाएंगे पूरे यूरोप के खिलाफ, ये ज़रा थोड़ी सी मुबालगा आराई होगी। इसमें सोच समझ के फूंक फूंक के कदम उठाने की बात है, क्योंकि आजकल के .com डिजिटाइज ज़माने में ज़रा सी बात दाएं से बाएं हो के व्हाट्सएप और ये वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है और आप हाथ ही मलते रह जाते हैं। लिहाजा मेरी कोशिश, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का बिजनेस तबका जो इस वक्त देख रहा है हुकूमत की तरफ, वो जरा पैनिक ना हो। पैनिक ना हो। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने खुद कहा कि 5 बर्रे आज़म में आपने सर्व किया, बेताशा इस्लामी ममालिक में भी आप गए, उनके सिस्टम्स को भी आप समझते होंगे, लीडरशिप से भी वाकिफ होंगे, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्या हैं, किस नौइयत के हैं, ये भी आपको बखूबी इल्म है। तो
हम जो आपस में चलें, आप ना बहुत बड़ा कोई ऐसा काम करें, आप ना कोई ऐसा ब्लॉग बना सकें, आप ना इकट्ठे होकर वो आपस में तिजारत तो आप बेहतर कर सकते हैं। इसकी क्या वजह है कि इस्लामी ममालिक के माबैन जो अपनी तिजारत है वो भी ना होने के बराबर है कि जो मतलब आप अगर यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ पे या उनकी मार्केट्स पे रिलाई करते हैं, वहाँ से अरबों डॉलर की इंपोर्ट लेते हैं, तो बहुत से ऐसे इस्लामी मुल्क हैं जो आपकी नीड को पूरा कर सकते हैं। देखिए, कश्मीर से लेके आप बिजनेस तक अगर कोई भी देखे ना, बड़ी बात अगर होती है या कोई बड़ा फैसला होना होता है तो उस पर सबसे पहले पॉलिटिकल विल आती है। हमने ईरान और इराक की जंग भी देखी, हमने बड़े सारे मसाइल देखे जिसमें मुसलमान, अभी इस वक्त सऊदी अरेबिया और उसका जो यमन में सिलसिला चल रहा है, हम ये देख रहे हैं। सोचने की बात यह है कि दो इसमें क्विकली आपको मैं यानी डिस्टिंक्शन करके बताना चाहूंगा। एक है कॉन्सेप्ट इस्लामिक मुल्क का, एक है मुस्लिम मुल्क का। जी बिल्कुल। अब ये इस्लामिक मुल्क और मुस्लिम मुल्क के अंदर बहुत सारा फर्क है। इस्लामिक रिपब्लिक में और किसी इस्लामिक मुल्क में भी बड़ा फर्क है। इसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़े सारे मराहिल हैं। अब बिजनेस क्यों नहीं आपस में करते? इसलिए कि बिजनेसमैन जो वहां के किसी भी मुल्क का है, उसको ये गरज नहीं है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस बेसिस पे मैंने बिजनेस करना है। उसने ये देखना है प्रॉफिट कहां ज्यादा है, उसने ये देखना है कहां पे वन विंडो सारा कुछ हो जाता है, वन विंडो ऑपरेशन है, कहां पे एक ऐसा, और खास तौर पे कि कौन से मुल्क से मैं अपने पैसे जो मैंने बिजनेस से प्रॉफिट बनाया है वो लेके मैं आसानी से आ सकता हूं। तो उसमें सहूलतें जो हैं वो आपकी निजकारी का शोबा, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वगैरह देती है। तो सबसे पहले ये कि आपकी पॉलिटिकल विल फैसला करती है। फिर अगर प्राइवेट सेक्टर की बात है तो उसमें तो सीधा सीधा सब बिजनेसमैन फैसला करते हैं। लेकिन आप ये देखें ना सर, अगर आप रीजनल ब्लॉक की बात करें, चलें आप इस्लामी ममालिक या मुस्लिम ममालिक को छोड़ दें, आप सिर्फ रीजनल ब्लॉक की बात करें, तो अगर पाकिस्तान के वेस्ट में आप जाएं तो इस्लामी ममालिक की एक तवील एक फहरिस्त आपको नजर आएगी जो वहाँ पे वाक़या हैं। तो ब्लॉक भी बन सकता है, आसियान बन सकती है, जब सार्क चलें रिडंडेंट है, लेकिन उसमें तो ज़ाहिर भारत भी है, इस्लामी मुल्क नहीं है, भूटान है, इस्लामी मुल्क नहीं है, वो बन सकती है, ब्रिक्स बन सकती है। सो आपका ये रीजनल ब्लॉक क्यों नहीं बन सकता? देखिए, रीजनल ब्लॉक नए बनाने से ज्यादा जरूरी है कि जो ब्लॉक ऑलरेडी है ना, ठीक, उनको रिवाइटलाइज किया जाए। और सार्क एक बहुत अच्छा है, इसमें तो अफगानिस्तान के शामिल होने से कई और चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। सार्क को करना चाहिए और यानी मोदी साहब को चाहिए कि वो आए हमारी। नहीं, मैं तो वैसे पासिंग रिमार्क दिया ना, मेरा सवाल तो ये था कि आपस में ब्लॉक भी नहीं बना सकते। बहरहाल ये जो आपस की मुलाकात है, देखिए उसमें भी पॉलिटिकल विल है शहजाद, पॉलिटिकल विल है, और अगर हो तो कुछ नामुमकिन नहीं है, हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब। सोहेल चौधरी साहब आपको बहुत शुक्रिया। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप शामिल थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मुलाकात की इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों से, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया उन्होंने, और उसके साथ साथ नामूस रसालत जैसे हसास मामलात पर भी मुश्तरका लाहे अमल है उसको उस पर जो है उसको हल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इस्लामोफोबिया की जब हम बात करते हैं, जैसे मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में डिस्कस किया कि इस्लामोफोबिया को किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है, क्या उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जैसे एहतजाज हम सड़कों पे करते हैं या करते रहे हैं या पिछले कुछ चंद हफ्तों में जो आपने देखा वो काफ़ी है या नाकाफ़ी है, या उसकी वजह से जो हमारे मसाइल, अंदरूनी मसाइल पैदा हुए, जो हमारा इमेज एक बहुत बुरा गया, वो होना चाहिए। हमारे एहतजाज का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, यकीनन इस पर भी आज बात की है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। और अगला जो उनका ये दौरा है क्राउन प्रिंस की दावत पर सऊदी अरब का, हम उम्मीद करते हैं कि जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं, जैसे सोहेल चौधरी साहब भी कह रहे थे, उनमें बेहतरी यकीनन आएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जो इशूज़ लिंक्ड हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों अहम इत्तेहादी हैं, अहम ममालिक हैं इस्लामिक ब्लॉक के, तो अगर ये कोई मुश्तरका लाए अमल लेके चलेंगे और दीगर अहम ममालिक को भी साथ मिलाएंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मुल्क, चाहे वो यूरोप का कितना ही अहम मुल्क हो, उठकर किसी भी इस्लामी मुल्क के खिलाफ इस किस्म की कोई कार्रवाई करने की हरकत करे, उसको भी यकीनन सोचना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी है कि आपस का इत्तेहाद, जो कि हम समझते हैं कि देर से नहीं जल्द आना चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।